गुड इवनिंग 11th क्लास। बेटा, आपका पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्वांटम संख्याएं। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है कक्षकों की आकृतियां। देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पे फोकस भी करा हुआ है। कक्षक की आकृतियां एस कक्षक, क्योंकि इसमें कोई भी दिशात्मक गुण नहीं होते, तो ये स्फेरिकल शेप की होती हैं। 1s, 2s और 2p। ठीक है, ये आप 2s और 3s। तो आपके पास एस कक्षक में ये वाली आकृति बनाई जाती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं सभी दिशाओं में समान होती है। सिंपल। फिर पी में आ जाते हैं। पी कक्षक में आपके पास डंबलाकार आकृति होती है और पी में याद होगा, पी में द्विंगशी क्वांटम संख्या का मान 1 था। इससे हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 3 पॉसिबल हुए थे, +1, 0 और -1। इसी हिसाब से पी कक्षक की 3 आकृतियां संभव हैं। जो डंबलाकार है वो पी एक्स कक्षक, पी वाई कक्षक और पी जेड कक्षक। इसमें दिशात्मक गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये डंबलाकार आकृति की होती है। अब डी कक्षक में द्विडंबलाकार आकृति है और इसमें द्विंगशी क्वांटम संख्या का मान 2 था, इसलिए जो हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो 5 आकृतियाँ पॉसिबल होती हैं और वो आकृतियाँ आपके पास इस तरह से स्क्रीन पे हैं। आकृतियों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको आकृतियाँ बनानी आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन पर फोकस भी किया हुआ है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं कक्षकों की ऊर्जा। कक्षकों की ऊर्जा के लिए हमारे पास n+l नियम है। n+l नियम क्या कहता है? देखिए, n होता है क्वांटम संख्याओं में से मुख्य क्वांटम संख्या और l होता है द्विंगशी क्वांटम संख्या। तो किसी भी कक्षक के लिए n का मान और l का मान जब हम योग कर देते हैं, जिसके लिए ये n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी और जिसके लिए कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से लेते हैं हम 5s और 4d का एग्जाम्पल लेंगे। 5s कक्षक में n का मान कितना है? 5 और s यानी l का मान कितना हो गया? 0। 5 + 0 आपके पास जो टोटल आया वो आ गया 5। अब 4d कक्षक के लिए 4, n का मान हो गया 4 और d माने l का द्विंगशी क्वांटम संख्या हो गई 2। 4 + 2 इट इज़ 6। तो यहाँ पर जो योग है वो 6 आया है, यहाँ पर जो योग है वो 5 आया है। अतः आपके पास जो 4d की ऊर्जा है वो अधिक हो जाएगी 5s से। ठीक है, तो आपके पास किसी भी दो कक्षकों की अगर आपको ऊर्जा को कंपेयर करना है, तुलना करनी है, तो आप इसके लिए n+n का मान निकाल लेते हैं। जिसके लिए यह योग अधिक होगा उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी। इसके बाद बेटा चेक पॉइंट 5.4 आप लोग कर सकते हैं। ये आप सब लोग सॉल्व करेंगे, जितना भी आपको बताया उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है कक्षकों को भरने के नियम। सबसे पहला है नियम आपके पास ऑफ-बाउ नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास नियमों की डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑफ-बाउ का नियम समझाइए, तो आपको पूरा लैंग्वेज भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी इस टॉपिक में। ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार क्या है कि जब भी आप किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो उनको भरने का क्रम कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप 1s भरेंगे, 1s से बड़ी ऊर्जा 2s की है तो आप 2s में भरेंगे, फिर 2p में, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। ये आपके पास कक्षकों के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम है और इसी क्रम में आप कक्षकों को भरते हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसा भी होता है, जैसे आपने 1s लिख लिया, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, इस तरह से करके आपने सारी कक्षकाएँ लिख ली। अब आप इसमें जिगजैग ड्रॉ करने पड़ते हैं। देखो 1, उसके बाद अगला कौन सा कटा? 2, फिर 2p के बाद 3s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s। तो जिस सीक्वेंस में ये हम इनके ऊपर पेन चलाते जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में उनकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता जा रहा है। ठीक है, ये है आपका ऑफ-बाउ नियम।
नेक्स्ट आता है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। पॉली के सिद्धांत के हिसाब से किसी तत्व के परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये मैंने आपको क्वांटम संख्या की वीडियो में ही बताया था कि जब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 हम क्वांटम संख्या निकालते हैं, n मुख्य क्वांटम संख्या, l दिंगशी क्वांटम संख्या, m आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या और s चक्रण क्वांटम संख्या, इन चारों के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। अगर ये तीनों सेम हो भी गए तो s का मान ऑलवेज चेंज हो जाता है। ठीक है, ये है आपका पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। नेक्स्ट है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि जब भी आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं तो आपके पास डीजेनरेट कक्षक, जो भी सम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, उनमें पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं और फिर उनका युग्मन होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे आप P का केस ले लेते हैं। P में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो आपने यहाँ भर दिया, दूसरा आया तो यहाँ भर दिया, तीसरा आया तो आपने यहाँ भर दिया, चौथा आएगा तब आप इसका युग्मन शुरू करेंगे, ना कि इस तरह की पहला आया फिर दूसरा इसी में युग्मित हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे नहीं करते हैं। देखिए, पहले सबको सिंगली यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और फिर उनकी युग्मन शुरू हुई है। तो ये आपके पास होता है हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो सकते जब तक उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ये P जो है ये पूरा उपकोष है और ये जो अलग अलग हैं ये इनके कक्षक हैं। ठीक है, इसी वजह से आपकी जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित उपकोष हैं उनका स्थायित्व भी थोड़ा अधिक होता है। देखिए, जैसे पूर्ण पूरित मतलब जिसके अंदर सारे पेयर्ड होंगे और अर्धपूरित मतलब जिसमें सारे अयुग्मित होंगे। ये अर्धयुग्मित और पूर्ण युग्मित, ये वाले जो कक्षक होते हैं इनकी स्थायित्व अधिक होती है, जिसमें सारे भरे हुए हों या सारे खाली हों। आधे भरे हुए हों और आधे बिल्कुल खाली हों, ये इनसे कम स्थायी होगा। तो सब में एक एक बट जाना ज़्यादा सही है, इससे कि सब में आधों में पूरा पूरा बट जाए। अब इस सब के आधार पर आपके पास इलेक्ट्रॉन विन्यास दिए हुए हैं। आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करने भी आ चुके हैं और रूल्स आपने सीख लिए हैं। बुक में थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हुए, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए, मान लिया हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है किसी बड़े नंबर का लेते हैं, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। ठीक है, अब आप 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले तो ऑफबो का नियम क्या कहता था कि 1s 2s 2p 3s और 3p। मैंने ऐसे बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में ये लिख लिए। ठीक है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं हम? 2। आप इस तरह से और सिंपल कर लीजिए, ऐसे 1s 2s 2p में 3, फिर 3s और 3p में 3। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरते समय ये हमने ऑफबो का क्रम लिख लिया। ऑफबो के क्रम के बाद कौन सा क्रम है हमारे पास कि हुंड का नियम। पहले सबको एक एक करके देंगे जो सेम कक्षक वाले होंगे, फिर उनको डबल डबल करना शुरू करेंगे। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा 2 हो गए, 3 4। ठीक है, 5 6 7। देखो, मैंने यहाँ पे पहले सबको सिंगल किया, फिर 8 9 10 11 और 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 पूरे भर दिए। अब 1s में 2 आए हैं, 2s में 2 आए हैं, 2p में 6 आए हैं और 3s में 2 आए हैं। तो मेरे पास मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, ऐसे ही आप कोई और करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम थोड़ा सा और कोई टॉपिक लेते हैं। एक कॉपर का केस लेते हैं। कॉपर में 29 है ना, तो 29 में अब आपको ब्लॉक वाइज समझ में आ ही चुका है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितने हो गए? 4 10 12 18 19 20 हो गए हैं। अब हमारे पास 9 रह गए हैं। अब देखिए, जो 3D वाला केस है वो मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। 3D में हमारे पास 5 उपकोष होते हैं और हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले 5 को एक एक देना पड़ेगा। हमारे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 8
9। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अगर मैं 3D में 9 इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो इसकी स्थायित्व कम होगा। तो क्या होता है, इसमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास आ जाता है ताकि यहाँ पर युग्मन हो जाए और ये 3D में आ जाते हैं आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। आप नॉर्मल तरह से कर रहे थे तो 4s2 3d9 आ रहा था, लेकिन क्योंकि उसके पास स्थायित्व नहीं है इसीलिए स्थायित्व अचीव करने के लिए क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3D में आ गया। ठीक है, ये मैंने कॉपर का बता दिया। अब आप एक क्रोमियम का ऐसे ही एक्सेप्शनल केस है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारे प्रैक्टिस करना। टेबल में, बुक में टेबल दिया हुआ है आपका पेज नंबर 116 पर, और उसके बाद आप ये वाला जो चेक पॉइंट है ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।